ईयर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट पॉइंट था फेडरलिज्म, जो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी सेकंड पॉइंट क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है? पहले तो ये बात करते हैं कि कितनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। 2 फॉर्म होती हैं गवर्नमेंट की। एक तो होती है पार्लियामेंट्री और एक होती है प्रेसिडेंशियल। ओके, एक होती है पार्लियामेंट्री एंड द सेकंड वन इज़ प्रेसिडेंशियल। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर जो स्टेट के हेड होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पर जो स्टेट के हेड होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट। तो हमारा जो देश है यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और हमारी जो ये पूरी स्टेट है इसके जो हेड है वो है प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो ये डिफरेंस होता है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल में। आगे बात करते हैं। द डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रेड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो अभी हमने गवर्नमेंट के डिफरेंट टीयर्स देखे। टीयर्स क्या है? लेवल। जो हमने 3 लेवल देखे, एक तो सेंट्रल लेवल एंड द सेकंड वन इज़ स्टेट लेवल एंड द थर्ड वन लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है। तो जो ये तीनों लेवल हैं इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको चुना जाता है। और चुनते कौन है? हम जो लोग हैं, जो सिटीजन्स है, जो जनता है वो चुनती है। और रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होते हैं? जो प्रतिनिधित्व होते हैं जिनको चुना जाता है जस्ट टू एक्ट एंड टू स्पीक फॉर समबडी एल्स और फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल। और इलेक्टेड का मतलब होता है चुनना, ठीक है। लेकिन चुना कैसे जाता है? वोट डालकर, मतदान करके चुना जाता है। तो जो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल हैं, जो तीनों लेवल हैं उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको चुना जाता है जनता के द्वारा। तो इसके बारे में तो आपने ऑलरेडी 7th क्लास में कांता की स्टोरी में पढ़ा था कि जो एक लाइन में खड़ी हुई थी वोट डालने के लिए, इलेक्शन जब चल रहा था उस टाइम पर। तो उसके अगर आपको याद नहीं हो तो वो एक बार स्टोरी उठाकर देख लेना, आप इसको समझ जाएंगे। अब जो हम वोटर्स हैं, वोटर्स कौन हो गए? जो सिटीज़न हैं हमारी कंट्री के। तो जो वोटर्स हैं वो किनको चुनते हैं वोट डालकर? मेंबर ऑफ लोअर हाउस इन द पार्लियामेंट, ठीक है। मेंबर ऑफ लोअर हाउस इन द पार्लियामेंट। अब इसमें से प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। फिर प्राइम मिनिस्टर अपने कुछ कैबिनेट मेंबर रखते हैं और एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज़ को तैयार करते हैं। वो लोग फिर पार्लियामेंट में बैठकर पॉलिसीज़ पर डिबेट करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, किसी भी मुद्दे को उठाते हैं उस पर डिबेट एंड डिस्कशन करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, लाइक नीतियाँ बनाते हैं। और फिर बाद में क्या होता है कि डिबेट करके और प्रॉपर डिस्कशन करके एक एग्रीमेंट के द्वारा एक प्रॉपर चीज़ तैयार की जाती है, एक प्रॉपर फॉर्म तैयार की जाती है या एक नीति तैयार की जाती है। तो एक एग्रीमेंट के तौर पर तैयार की जाती है। और जो ये डिबेट एंड डिस्कशन होता है इसमें याद रखना कि ये चीज़ें क्यों होती हैं, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर जो पूरा देश है यहाँ पर डिफरेंट टाइप की कम्युनिटी रहती है, डाइवर्सिटी है यहाँ पर। तो इसीलिए सभी लोगों का, सभी एरिया के सिटीजन्स का ध्यान रखना पड़ता है, राइट। तो इसी वजह से प्रॉपर डिबेट एंड डिस्कशन करके और फिर एक एग्रीमेंट के द्वारा एक प्रॉपर नीति तैयार की जाती है, कुछ लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस ये सब तैयार किए जाते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स। अब जो भारत का संविधान है ये क्या गारंटी करता है सभी सिटीजन्स के लिए? ये गारंटी करता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को। सफरेज का मतलब होता है राइट ऑफ ऑल एडल्ट्स टू वोट, सभी एडल्ट को वोट करने का अधिकार। एडल्ट में कौन आते हैं? 18+ या 18 अबव जो सिटीजन्स है वो एडल्ट्स कहलाते हैं। और उन सभी को अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से अपने मनपसंद जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स है वो उनको इलेक्ट कर सकते हैं वोट डालकर, ठीक है। व्हेन दे वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फेल्ट दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रिपेयर्ड द मासेस फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, यहाँ पर जो दे वर्ड है ये किसको रेफ़र किया गया है? ये रेफ़र किया गया मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, जो कि थे 308। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार कर रहे थे उस टाइम पर उन्हें एक विश्वास था कि जो ये फ्रीडम स्ट्रगल है इन्होंने पूरी मासेस को यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के लिए तैयार किया, जिसमें कि सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो 18 अबव होंगे और सभी को वोट डालने का अधिकार है। तो यहाँ पर इस चीज़ से एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट, डेमोक्रेटिक थॉट को एनकरेजमेंट मिली, जहाँ पर जो भेदभाव था वो कहीं ना कहीं
ख़त्म होने लगा और उन्हें ये विश्वास था कि ये ख़त्म हो जाएगा। एंड इट विल ऑल्सो ब्रेक द क्लचेज ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास एंड जेंडर हायरार्कीज़। तो जो सभी मेंबर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे उस टाइम पर, उन्हें ये भी विश्वास था कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बाद जो ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास और जो जेंडर हायरार्कीज़ है, जेंडर हायरार्कीज़ जैसे कि जो आदमी औरत के बीच में भेदभाव है, ट्रेडिशनल कास्ट जैसे कि कास्ट में जो भेदभाव किया जाता है, वर्ग में जो भेदभाव किया जाता है, उन सब के क्लच को ये ब्रेक कर देगा। कैसे ब्रेक कर देगा? क्योंकि देखिए, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज में ये नहीं देखा जाता कि आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी हो, बस एज 18+ होनी चाहिए। ओके, तो इससे क्या होगा कि लोग एकजुट होकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे एंड लोगों के माइंडसेट जो हैं, जो एक क्लच में फंसे हुए हैं, क्लच मतलब क्या होता है, एक चंगुल में फंसे हुए हैं, किसके? ट्रेडिशनल कास्ट के, जैसे कि जाति धर्म के आधार पर जो हम डिफरेंसेस करते हैं एंड जेंडर हायरार्कीज़ के आधार पर जो हम डिफरेंसेस करते हैं, इनके बीच में जो लोगों का माइंडसेट जो फंसा हुआ है, ये उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। कौन ख़त्म कर देगा? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, क्योंकि इसमें सभी लोगों को समान रूप से क्या मिलेगा? राइट मिलेगा। और फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस लोअर कास्ट से, हाई लेवल से, लोअर लेवल से, ये फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें सभी लोगों को एक समान वोट डालने का अधिकार है। दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो इसी वजह से जो यहाँ की जनता है वो एक डायरेक्ट रोल अदा करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने में, क्योंकि वो डायरेक्ट खुद जाकर वोट कास्ट करते हैं। Also, every citizen of India, irrespective of his or her social background, can also contest in elections. अब जो यहाँ की सिटीज़न हैं, उन सभी सिटीजन्स को, हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो इलेक्शंस में खड़े होकर चुनाव लड़ सकते हैं। एज अ कंटेस्ट वो खड़े हो सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर सोशल बैकग्राउंड, चाहे उनकी सोशल बैकग्राउंड कुछ भी हो और कोई भी जेंडर हो। These representatives are accountable to the people. अब जो ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये अकाउंटेबल होते हैं लोगों के लिए, जनता के लिए। अकाउंटेबल का मतलब है उत्तरदायित्व, आंसरेबल होना किसी चीज़ के लिए। जैसे कि सपोजिटली कई बार क्या होता है कि महंगाई हो जाती है, इन्फ्लेशन हो जाती है, तो इसी वजह से अगर जनता इन रिप्रेजेंटेटिव से जवाब मांगेगी तो ये आंसरेबल होते हैं हम जनता के लिए। इनको जवाब देना ही पड़ेगा कि इतनी महंगाई क्यों हो रही है, या कोई भी ऐसी पॉलिसी इन्होंने बनाई जो लोगों को समझ नहीं आई, लोगों को पसंद नहीं आई, तो लोग उस चीज़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, तरह तरह के स्लोगन्स कर सकते हैं और स्ट्राइक्स कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस तरीके से लोग जवाब मांग सकते हैं, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इनको जवाब देना ही पड़ता है कि इन्होंने जो स्पेसिफिक जो कदम है वो क्यों उठाया। You will read more about why representation is crucial to democratic functioning in Unit 2 of this book. जब हम इस बुक में Unit 2 पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो डेमोक्रेटिक फंक्शन है उसमें रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड पॉइंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो ख़त्म होता है। तो अभी हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये पढ़ा कि जो स्टेट का हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। और पॉइंट हमने ये पढ़ा कि पार्लियामेंट में बैठकर जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इश्यूज़ पर डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं और फिर फाइनल एक एग्रीमेंट पर पहुंचते हैं और डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हैं, तब जाकर पॉलिसीज़ तैयार करते हैं या फिर एक एग्रीमेंट पर पहुंचते हैं। सेकंड पॉइंट हमने ये पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या गारंटी करता है सभी सिटीज़न के लिए, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, कि सभी लोगों के पास वोट करने का अधिकार है, बस जो एज है वो होनी चाहिए 18 अबव। प्लस वोट देने का तो अधिकार है ही एवरी सिटीज़न को, साथ ही साथ वो इलेक्शन में एज अ कंटेस्ट भी खड़े हो सकते हैं, चुनाव के लिए लड़ सकते हैं। और हमने ये पढ़ा कि जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है इसकी वजह से लोगों का जो माइंडसेट है वो डेमोक्रेटिक हुआ है, और कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल कास्ट बैरियर्स थे, जेंडर बैरियर्स थे, उसका जो क्लच था वो ब्रेक हुआ है, क्योंकि सभी लोग एक समान होकर वोट करते हैं और सभी लोगों को इक्वालिटी का अधिकार दिया हुआ है, सभी लोग इक्वल हैं लॉ के आगे, कानून के सामने। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें ये है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोगों के लिए आंसरेबल होते हैं, जो जनता है जो उनको चुनती है उनके लिए वो आंसरेबल होते हैं, उनको जवाब देना पड़ता है हर एक कदम पर। जब भी जो जनता है वो जब जवाब मांगे तब उनको जवाब देना ही पड़ता है।
तो ये कुछ मेन जो पॉइंट थे हमने इसमें पढ़े हैं। थर्ड जो पॉइंट है सेपरेशन ऑफ पावर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम हर एक फ़ीचर को अलग अलग वीडियो में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर एक फ़ीचर बहुत इंपॉर्टेंट है।